हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसे हम बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। बर्थ को कंट्रोल करने के ऐसा कुछ मेथड्स जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो बर्थ कंट्रोल मेथड को हम फर्टिलिटी कंट्रोल भी बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी कंट्रोल। फर्टिलिटी कंट्रोल, फर्टिलिटी कंट्रोल का मतलब होता है फिजिकली हम कुछ ऐसे मेथड्स को अपनाते हैं, फिजिकल बैरियर हो सकते हैं जो कि ओवम और स्पर्म को मीट होने से प्रिवेंट कर देते हैं। ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होने से रोक देते हैं। ओवम और स्पर्म को मीट होने से रोक देते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन उसे ही बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम फर्टिलिटी कंट्रोल भी बोलते हैं। ओके, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन होने से हम जब प्रिवेंशन कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। और प्लानिंग ऑफ बर्थ कंट्रोल को हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग कैसे बोल रहे हैं हम? फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल की प्लानिंग। बर्थ कंट्रोल करने का हम प्लान कर रहे हैं, वो हम परमानेंट मेथड्स भी अपना सकते हैं, टेम्परेरी मेथड्स भी अपना सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। या फिर प्रोविजन ऑफ बर्थ कंट्रोल को भी हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। प्रोविजन ऑफ बर्थ कंट्रोल इज नोन एज फैमिली प्लानिंग। ओके, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, मेथड्स हो सकता है जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होने से प्रिवेंट कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, परमानेंट मेथड्स होते हैं। टेम्परेरी मेथड्स के अंदर आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल पिल्स, ठीक है, आईयूडीज, बैरियर मेथड्स। तो ये तो प्री कंसेप्शनल मेथड्स हो गए ना, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही हमने ये अपना लिए। बट अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, ओवम और स्पर्म मीट कर जाते हैं, तो पोस्ट कंसेप्शनल मेथड क्या है? कंसेप्शन कहलाएगा। ये ओवम और स्पर्म का मीट होना कंसेप्शन कहलाएगा। तो पोस्ट कंसेप्शनल मेथड क्या हो सकता है? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करा सकते हैं। अगर फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी है तो उस केस में डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप एमटीपी करा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम परमानेंट मेथड की बात करें तो स्टरलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आता है वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी इन फीमेल्स एंड वेसेक्टमी इन मेल। ट्यूबेक्टमी इन फीमेल्स, वेसेक्टमी इन मेल्स। ओके, सो सबसे पहले हम देख रहे हैं बैरियर मेथड्स, जिसे ऑक्लूसिव या फिर फिजिकल मेथड्स बोला जाता है। एंड ये टेम्परेरी मेथड्स के अंडर आता है। टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव टेम्परेरी मेथड्स, टेम्परेरी या फिर हम इसे स्पेसिंग मेथड्स बोलते हैं। टेम्परेरी या फिर स्पेसिंग मेथड्स, ठीक है। इसके अंदर एक सब हेडिंग आती है जो है बैरियर मेथड्स, ऑक्लूसिव मेथड्स या फिर फिजिकल मेथड्स। सो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स, इट हैज़ नो एनी साइड इफेक्ट एंड इट प्रिवेंट्स द स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाइना। वेजाइना के अंदर स्पर्म डिपोजिशन होने से ही प्रिवेंट करता है। मतलब स्पर्म का डिपोजिशन, मतलब स्पर्म को डिपॉजिट ही नहीं होने देता है वेजाइना में। अगर स्पर्म डिपॉजिट ही नहीं होगा तो फर्दर स्पर्म अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएगा एंड ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एंड प्रिवेंट द स्पर्म पेनिट्रेशन थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू स्पर्म फर्दर अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो ये एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होने से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स है, सिफिलिस है, तो उससे भी प्रिवेंशन कर देता है बैरियर मेथड। सो फिजिकल मेथड्स की अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फिजिकल मेथड्स के अंदर आता है, मतलब बैरियर मेथड ही है ये। फिजिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ बैरियर मेथड। सो मेल कॉन्डम, जिसे हम निरोध बोलते हैं, तो ये मेल्स के थ्रू ही यूज़ किया जाता है, इसका नेम है मेल कॉन्डम। एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होने से भी प्रिवेंट करता है। फीमेल कॉन्डम, जैसे इसका नेम साउंड करे, इसे फीमेल्स यूज़ करती है। ये इंट्रावेजाइनल डिवाइस है, वेजाइना में इसे प्लेस किया जाता है। सिमिलर टू द मेल कॉन्डम मेल्स यूज़ करते हैं, इसी तरीके से फीमेल कॉन्डम यूज्ड बाय द फीमेल्स, ठीक है। इंट्रावेजाइनली इसे हम प्लेस करते हैं। एंड इसकी जो लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर होती है और इसके जो एंड पे पॉलीयूरेथेन रिंग बनी होती है। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज शो कर दूंगी फीमेल कॉन्डम की, तो आप देख लीजिएगा। डायफ्राम या फिर डच कैप की अगर हम बात करें तो एक शैलो कैप होती है। इट इज़ अ शैलो कैप मेड अप ऑफ सिंथेटिक रबर या फिर प्लास्टिक मटेरियल की हो सकती है और इसका डायमीटर होता है 5 to 10 सेंटीमीटर। ओके, सो डच कैप का मैं आपको इमेज शो कर दूंगी किस तरीके से डच कैप दिखाई देती है।
सो इसे हम बोलते हैं डायफ्राम या फिर डच कैप। तो ये सब हो गए बैरियर मेथड्स या फिर फिजिकल या फिर ऑक्लूसिव मेथड्स। अब हम देख रहे हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। वैसे आईयूडी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो एक सेपरेटली अपलोड की हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये टी शेप डिवाइसेस होते हैं, टी शेप डिवाइसेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो यहाँ पर हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, तो ये यूट्राइन कैविटी में डिवाइस प्लेस किया जाता है और ये टी शेप का डिवाइस होता है, टी शेप का डिवाइस होता है। सो दीज डिवाइस मेड बाय पॉलीमर्स, पॉलीमर से डिवाइस बने होते हैं जो कि कोटेड होते हैं कॉपर से, कुछ हार्मोनल हो सकते हैं, मतलब कुछ हार्मोन से कोटेड होते हैं या फिर कुछ नॉन कोटेड होते हैं, ठीक है। किसी में ऐसा होता है कि कोई किसी भी तरह का कोई कोट नहीं लगा होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज, सेकेंड जनरेशन आईयूडीज एंड थर्ड जनरेशन आईयूडीज। तो सबसे पहले जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस आया था वो था लिपेज लूप, और डबल एस शेप का ये लूप होता है, इस तरीके का डबल एस शेप का ये लूप होता है इस तरीके से, ठीक है, डबल एस शेप लूप जिसे हम बोलते हैं लिपेज लूप। तो सबसे पहले जो आईयूडी था इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो कुछ इस शेप का था, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, सेकंड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन आईयूडी में सबसे पहले आया कॉपर टी, देन कॉपर टी 200, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है कॉपर टी को। ये अर्लियर था, जो सबसे पहले आया कॉपर टी एंड कॉपर टी 200। नेक्स्ट आया हमारा न्यूअर वर्जन ऑफ आईयूडी, हमारा आया कॉपर टी 220C, कॉपर टी T380A। ओके, अगर कॉपर टी T380A की बात करें तो इसके अंदर 380 mm² मीटर का कॉपर वायर लगा होता है, ठीक है। कॉपर टी के अंदर, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है कॉपर टी, तो मतलब जो ये टी शेप का डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पर कॉपर वायर लगा होता है, ठीक है, कॉपर का वायर लगा होता है। तो दैट्स वाई हम इसे कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉपर टी 380A है ये 10 ईयर्स तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, और इसे हम ए या फिर AG से डिनोट करते हैं। नोवा टी की बात करें तो 5 ईयर्स तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। मल्टीलोड डिवाइसेस भी कुछ आते हैं, जैसे कि है मल्टीलोड कॉपर 250 एंड मल्टीलोड कॉपर 375। ओके, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड जनरेशन आईयूडी की अगर हम बात करें तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस करती है कि हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है। तो इसके अंदर दो ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आते हैं, जैसे है प्रोजेस्टेरेट है और मिरेना है। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरेट के अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा जो कि है 38 mg इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जब हम इसे प्लेस करते हैं प्रोजेस्टेरेट को, तो 38 mg प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर टोटल होता है, और 65 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे रिलीज होता है यूट्राइन कैविटी में। अगर हम मिरेना की बात करें तो इसे हम LNG-20 बोलते हैं। अब LNG-20 इसे हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, इसके अंदर होता है लिवोनेस्ट्रेजल, ठीक है, लिवोनेस्ट्रेजल होता है। अब लिवोनेस्ट्रेजल 20 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 20 माइक्रोग्राम ही डेली बेसिस पे रिलीज होता है, और टोटल क्वांटिटी इसकी होती है 58 माइक्रोग्राम, ठीक है। 58 mg टोटल होता है, एंड 20 डेली बेसिस पे 20 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे रिलीज होता है यूट्राइन कैविटी में। टाइमिंग क्या रहती है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट कराने की, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी हम इसे इंसर्ट करा सकते हैं, एंड विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर को मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर तक हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट पोस्टपार्टम इंसर्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी हम इंसर्शन करा सकते हैं। डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद 1 वीक आफ्टर डिलीवरी हम इसका इंसर्शन करा सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस को प्लेस नहीं करना है। एनीमिया के केस में नहीं करना है, जिस वुमेन के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है उसमें भी हमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज़ नहीं करना है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेगनेंसी अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो उस केस में भी हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है आईयूडी। अब ऐसा क्यों करना है, ठीक है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के केस में हम आईयूडी क्यों नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी भी कंफर्म तो हुई नहीं है, तो ये ब्लीडिंग को कोज कर सकती है, और अगर प्रेगनेंसी बाद में कंफर्म हो जाती है तो अबॉर्शन हो सकता है। दैट्स वाई हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस को पहले से ही प्लेस नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के केस में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस के केस में भी ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज PID एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस के इंसर्शन का। कैंसर ऑफ सर्विक्स, अगर सर्वाइकल कैंसर है उस केस में भी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग
का रिस्क होता है, ब्लीडिंग एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट कराने के बाद। सो यूट्राइन वेजाइनल की अगर ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव और जिसका कोज अभी हमें पता नहीं लगा है, इटियोलॉजी अभी इसकी अननोन बनी हुई है, मतलब इटियोलॉजी अननोन का ये मतलब होता है कि अभी तक हम जान नहीं पाए कि किस वजह से विमेन के अंदर यूट्रस से या फिर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में भी हम आईयूडी प्लेस नहीं करेंगे। ओके, सो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस या फिर ब्लीडिंग हो सकती है और पेन हो सकता है। पेन इन द यूट्राइन कैविटी आफ्टर इंसर्शन ऑफ द आईयूडी इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन। ओके, तो अब हम देख रहे हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, सो उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सो ये सिंथेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन को हम बोलते हैं इथेनाइल एस्ट्रेडियोल एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को हम बोल रहे हैं मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, नॉरएथिस्ट्रोन एंड लेवोनॉस्ट्रेजल, ठीक है। तो ये है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स। अब ओरल पिल्स की बात करते हैं तो माला एन एंड माला डी के नाम से ये ओरल पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। माला एन जो है फ्री सप्लाई होती है थ्रू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सप्लाई से फ्री होती है माला एन एंड माला डी, ठीक है। माला एन जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई से होती है। सो माला एन के अंदर क्या होता है 21 हार्मोनल टैबलेट्स आती है, ठीक है। एक पैकेट के अंदर कितनी आती है 21 हार्मोनल टैबलेट्स आती है। अब इनके अंदर क्या होता तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही है, और एस्ट्रोजन मतलब इसके अंदर एस्ट्रेडियोल होता है 0.03 mg एंड लेवोनॉस्ट्रेजल होता है 0.15 mg। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओरल पिल्स के अंदर 0.03 mg एस्ट्रेडियोल होता है एंड 0.15 mg लेवोनॉस्ट्रेजल होता है। ओके, 7 टैबलेट्स की अगर हम बात करें, टोटल 21 टैबलेट्स हैं। 21 के अंदर जो 7 टैबलेट्स होती हैं वो फेरस फ्यूमरेट की होती हैं एंड 60 mg इसके अंदर फेरस फ्यूमरेट होता है, और ये 7 टैबलेट्स होती हैं अलग से, ठीक है। ये 21 ओरल पिल्स का एक पैकेट होता है, तो अलग से इसके अंदर इस तरीके से इस जगह पे मैं आपको शो कर दूंगी इमेज, 7 टैबलेट्स फेरस फ्यूमरेट की आपको नजर आएंगी, और इसके अंदर 19.5 फेरस आयरन होती है, 19.5 फेरस आयरन आपको मिल जाएगी। टोटल 7 टैबलेट्स के अंदर 60 mg फेरस फ्यूमरेट होता है। ओके, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा, ओनली प्रोजेस्टेरोन ही होगा, एंड इसे हम मिनी पिल या फिर माइक्रो पिल भी बोलते हैं। ईच टैबलेट कंटेन नॉरएथिड्रोन। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है ओनली, जिसे हम बोल रहे हैं सिंथेटिक, इसका जो नेम था नॉरएथिड्रोन 0.35 mg हमें देखने को मिलता है। अगर हम पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, फिर जिसे हम इमरजेंसी पिल बोलते हैं, मतलब डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द यूट्राइन कैविटी हो चुका है, बट उसके बाद इन इमरजेंसी हम इस पिल को ले रहे हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, तो हम इसे 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद ले सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें 2 पिल्स आती हैं, इस पैकेट के अंदर 2 पिल्स आती हैं। फर्स्ट है लेवोनॉस्ट्रेजल की, जो कि 0.75 mg इसके अंदर होता है, जो हमें फर्स्ट 72 आवर्स में लेनी होती है, और जो सेकेंड पिल है वो हमें विद इन आफ्टर 72 आवर्स के बाद जो विद इन 12 आवर्स है उनमें हमें लेनी होती है। सो आई होप आपको ओरल पिल्स और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो मैंने आपको ओरल पिल्स बताई वो समझ आ गई होंगी। अब इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, वो हम देखते हैं। सो अभी हमने देखा था ओरल पिल्स जिसे हम ऑरली इंटेक करते हैं, ये था इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इंजेक्टेबल का मतलब इन्हें इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल, इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम इंजेक्ट कराएंगे, जिसके अंदर आता है DMPA SE एंड NET-EN। DMPA मीन्स डिपोट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है। नॉरएथिस्ट्रोन एनांटेट 200 mg IM हमें देना है एवरी 2 मंथ। सो DMPA को डिपोट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट को हमें 150 mg इंट्रामस्कुलरली देना है एवरी 3 मंथ्स तक, और बाद में हम इसे DMPA SE क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें इसकी जो डोज है वो कम हो गई है, 104 mg हो गई है, यहाँ 150 mg थी, एंड इंटरवल सेम रहेगा, 3 मंथ्स का ही इंटरवल रहेगा यहाँ पर, 3 मंथ्स। ओके, NET-EN की बात करें तो 200 mg हमें IM देना है एवरी 2 मंथ्स देना है, ठीक है, 2 मंथ्स तक देना है। सबडर्मल इम्प्लांट को हम नॉरप्लांट भी बोलते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉरप्लांट। सो इसके अंदर क्या होता है 6 सिलेस्टिक कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 35 mg लेवोनॉस्ट्रेजोल मतलब प्रोजेस्टेरोन का एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर होता है, इसे हम इंजेक्ट कराते हैं, जो काम करता है एज अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर
जो मैंने अभी आपको बताया था पोस्ट कोइटल, मतलब जो हम इमरजेंसी पिल लेते हैं, अगर उसका फेलर हो जाता है तो डॉक्टर क्या है एमटीपी कर सकती है। जो हमारी गायनाकोलॉजिस्ट है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकती है, प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करा सकती है कुछ इन कंडीशंस के अंदर। कुछ मेडिकल कंडीशन हो जिसके अंदर मदर की लाइफ को डेंजर हो सकता है, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यूजेनिक कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो चाइल्ड बोर्न होगा उसे कुछ फिजिकली या फिर मेंटली वो हैंडीकैप हो जाएगा, तो यूजेनिक कंडीशंस के अंदर भी एमटीपी कराया जाता है। रेप के केसेस में जैसे प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ रेप हो तो उस केस में भी मेडिकल टर्मिनेशन करा देते हैं। प्रेगनेंसी कोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और अगर आईयूडी या फिर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल यूज कर रही थी या फिर अदर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का फेलियर हो जाता है तो उस केस में भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया जाता है। परमानेंट मेथड की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन ही होता है। मेल स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, वैस्ट डिफरेंस जो बोथ साइड्स ईच साइड ऑफ द टेस्टिस में प्रेजेंट होती है उसे कट किया जाता है और उसे लाइगेट किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो फ्लोपियन ट्यूब के या तो हो सकता है सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ फ्लोपियन ट्यूब है उन्हें रिमूव कर दिया जाए या फिर कुछ पार्ट्स को रिमूव किया जाता है, लाइगेट किया जाता है। तो मैं आपको इमेज शो कर दूंगी मेल स्टरलाइजेशन का। सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से लाइगेट किया जाता है, कट किया जाता है वैस्ट डिफरेंस को। अब आप फीमेल का देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है आपको इमेज में। कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे विड्रॉल मेथड होता है, विड्रॉल मेथड और ब्रेस्ट फीडिंग को भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना गया है, ब्रेस्ट फीडिंग। आई होप आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरीज तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।